वेलकम टू एआई पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के 20 मई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। बिल्कुल, और आज के टॉपिक सच में काफी डीप और आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपका फीडबैक और सजेशंस हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो अगर आज की इस विस्तृत चर्चा का एक छोटा सा ओवरव्यू लें तो आज हमारा मेन मिशन है। हाँ, हम बेसिकली भारत के संवैधानिक मुद्दों से शुरुआत करेंगे और वहां से सीधे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर जाएंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन की जो आर्थिक चुनौतियां हैं उन्हें भी डिटेल में समझेंगे। राइट, आई मीन सबसे बड़ा गोल ये जानना है कि कैसे दुनिया के एक कोने में हो रही घटनाएं सीधे हम पर यानी हमारी आम जिंदगी पर असर डालती हैं। एग्जैक्टली। चलिए इसको अनपैक करते हैं और अपनी पहले टॉपिक पर आते हैं, जो कि एक काफी सेंसिटिव लीगल डिबेट है, यूएपीए और हमारे आर्टिकल 21 के टकराव के बारे में। हाँ, ये अभी काफी न्यूज में दिल्ली पुलिस ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच किया है। राइट। उन्होंने यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बेल के नियमों को रिव्यू करने को कहा है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से कोर्ट से बेल पर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं। और इस कंफ्यूजन के पीछे मेन वजह है यूएपीए का सेक्शन 43D5। मतलब नॉर्मली क्रिमिनल कानून में क्या होता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, राइट? हाँ, जब तक दोष साबित ना हो आप निर्दोष हैं, बिल्कुल। लेकिन इस सेक्शन के तहत ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पीछे छूट जाता है। अगर पुलिस के आरोप प्रिमा फेसी सही लगते हैं तो बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस भुयान ने के नजीब केस का हवाला देते हुए एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट रखा। उन्होंने वही कहा ना कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। एग्जैक्टली। उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह हैं, पर आप ट्रायल को लंबे समय तक खींचकर किसी को बिना सजा के जेल में नहीं रख सकते। ये आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का डायरेक्ट उल्लंघन है। आई मीन इसको एक आम उदाहरण से सोचिए। अगर किसी व्यक्ति का ट्रायल लेट्स से 8-10 साल तक चले और बाद में वो निर्दोष साबित हो जो जाए, कि होता है काफी केसेस में। हाँ, तो क्या ये बिना कन्विक्शन के ही सजा भुगतने जैसा नहीं है? स्टेट उस इंसान को उसके 8 साल वापस थोड़ी दे सकता है। सही कहा। और यहीं पर कोर्ट्स अब थोड़ा पुशबैक दे रही हैं। लेकिन देखिए, संवैधानिक व्याख्या सिर्फ इन नागरिक अधिकारों तक सीमित नहीं होती। इसका डायरेक्ट असर आर्थिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर भी पड़ता है। ओ, आप शांति एक्ट 2025 की बात कर रहे हैं, राइट? ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, तो नए शांति एक्ट को हाल ही में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट EAS शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के केस में लायबिलिटी का। नए एक्ट में फॉरेन और प्राइवेट कंपनीज की जो देनदारी है उसे सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया है। राइट। और आपको याद होगा इस कॉन्टेक्स्ट में 1986 के फेमस ओलियम गैस लीक केस का जिक्र जरूर आता है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल दिया था। मतलब कंपनी जितनी बड़ी, एक्सीडेंट होने पर उनकी लायबिलिटी भी उतनी ही बड़ी, उसमें कोई कैप या लिमिट नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। लेकिन अब हो ये रहा है कि सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए और न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन अप करने के लिए उन प्राइवेट कंपनीज को एक सेफ्टी नेट दे रही है, लायबिलिटी कम करके। लेकिन पिटिशनर्स का पॉइंट भी सॉलिड है कि अगर एक न्यूक्लियर ट्रेजेडी होती है तो 4,000 करोड़ का कॉम्पेंसेशन तो बस एक ड्रॉप इन दी ओशन होगा। ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि लोगों की जान और उनका एनवायरनमेंट दांव पर लगा है। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी के बीच का ये बैलेंस हमेशा से ट्रिकी रहा है। पर एक और संवैधानिक मुद्दा है जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और MP के भोजशाला कमाल मोरा कॉम्प्लेक्स का केस। ओ हाँ, MP हाई कोर्ट ने अभी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के आधार पर इस कॉम्प्लेक्स को वर्चुअली एक हिंदू मंदिर माना है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्योंकि अगर हम 1991 के एक्ट को देखें तो उसका मेन प्रिंसिपल यही था कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जैसा था उसे वैसा ही फ्रीज कर दिया जाएगा, ताकि आगे चलकर नए डिस्प्यूट्स ना खड़े हों। पर इसमें एक लूप होल भी तो है। सही पकड़ा, सेक्शन 43 का लूप होल। ये सेक्शन उन मॉन्यूमेंट्स पर लागू नहीं होता जो एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की डेफिनेशन में आते हैं, और इस लूप होल का पूरा इस्तेमाल करके ऐसे केसेस अब दोबारा खुल रहे हैं। इसमें अयोध्या वर्डिक्ट के प्रिंसिपल्स का भी काफी हवाला दिया गया है। आप प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना? और फेथ एंड बिलीफ की। हाँ, एग्जैक्टली। सिविल केसेस में कोर्ट्स देखती हैं कि एविडेंस का पलड़ा किस तरफ ज्यादा भारी है। लेकिन मुझे यहाँ एक पुशबैक देना है।
मेरा पॉइंट ये है कि अगर हर ऐतिहासिक धरोहर का इस तरह से ASI द्वारा दोबारा सर्वे होने लगे तो क्या 1991 के एक्ट का जो बेसिक मूल उद्देश्य था वो ही खत्म नहीं हो जाएगा? I mean, क्या इस सब से सोसाइटी में डेमोक्रेटिक कोएग्जिस्टेंस पर असर नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है और इस पर आगे काफी लंबी लीगल बैटल्स देखने को मिल सकती हैं। देश के अंदर अपने ही कानून और इतिहास को हैंडल करना एक चैलेंज है, पर सच कहूं तो दूसरे देशों के साथ कूटनीति करना एक अलग ही लेवल की चुनौती होती है। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का डायनामिक से बिल्कुल अलग होता है। जैसे अभी हाल ही में ऑस्लो में 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ। PM मोदी ने वहां 5 नॉर्डिक देशों के लीडर्स से मुलाकात की थी। राइट, जिसमें आइसलैंड की नई PM थी और नॉर्वे के PM जोनास गार स्टोर भी शामिल थे। और वहां एक छोटा सा कल्चरल टकराव भी देखने को मिला। नॉर्डिक देशों का अपना एक फ्रीस्ट प्रेस कल्चर है। वहां के मीडिया को काफी आदत है डायरेक्ट सवाल पूछने की, पर जब PM मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लिए तो वहां के लोकल मीडिया ने इसको काफी हाईलाइट किया। हाँ, वहां पर नॉर्वे के PM ने सिचुएशन को काफी डिप्लोमेसी के साथ संभाला। उन्होंने इसे डिफरेंट ट्रेडिशंस कहकर एड्रेस किया कि हर देश की अपनी परंपराएं होती हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर इस सब के पीछे जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा एंगल चल रहा था। जियोपॉलिटिक्स का एंगल? आप यूक्रेन वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं? एग्जैक्टली। नॉर्वे और बाकी नॉर्डिक देश बेसिकली चाहते हैं कि भारत अपने आपसी रिलेशंस का इस्तेमाल करके रशिया पर सीज फायर के लिए दबाव डाले। उनके लिए वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जैसा बन गया है अब। लेकिन नॉर्वे इस बात को भी काफी अच्छे से समझता है कि भारत को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भारत सस्ता रशियन ऑयल क्यों ले रहा है। एक तरह से वो भारत की मजबूरियों और इंटरेस्ट को समझ रहे हैं। सही बात है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक तरफ हम आर्कटिक रीजन में इन नॉर्डिक देशों के साथ रिलेशंस बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहां नए रूट्स खुल रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ हम इटली के साथ एक इंडो मेडिटेरेनियन पार्टनरशिप पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। ओह यस, PM मोदी और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी का जो जॉइंट ऑपेड आया था उसमें उन्होंने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है कि 2029 तक 20 बिलियन यूरो का आपसी ट्रेड अचीव करना है। और इसमें IMEC कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल, और सिर्फ ट्रेड नहीं, इटली के साथ पार्टनरशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया जा रहा है। दोनों देश अब टेक और इनोवेशन में एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम एसेंशियली यूरोप में 2 अलग-अलग फ्लैंक्स पर काम कर रहे हैं, और अगर एशिया की तरफ रुख करें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती है। एग्जैक्टली। वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने हनोई में एक नई लैंग्वेज लैब और AI लैब का उद्घाटन किया। वियतनाम हमारा एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है। राइट। अगर हम इस पूरे पिक्चर को कनेक्ट करें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। भारत आर्कटिक से लेकर मेडिटेरियन तक और फिर वहां से साउथ चाइना सी में वियतनाम तक एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक बाउंड्री बना रहा है। हाँ, और इस पूरी स्ट्रैटेजी में मैरिटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा सबसे अहम कड़ी है। फ्यूचर अलायंसेस टेक पर होंगे, पर उनका रास्ता इन्हीं समुद्रों से गुजरेगा। लेकिन वेट, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, चाहे IMEC हो या वियतनाम के साथ ट्रेड, ये तभी सफल होंगे जब इन देशों के बीच व्यापार के समुद्री रास्ते खुले रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आज के हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त सच में एक संकट से गुजर रही है। अगर हम इंडियन ओशन के 3 सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स को देखें तो सिचुएशन काफी टेंस है। आप उन 3 चोके पॉइंट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं? श्योर। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो गल्फ रीजन्स को कनेक्ट करता है, जिसे ईरान ने वर्चुअली ब्लॉक कर दिया है या वहां टेंशन बनाई हुई है। राइट। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से चाइना और बाकी एशिया का ट्रेड गुजरता है। इसे जियोपॉलिटिक्स में मलक्का डिलेमा कहते हैं, क्योंकि वहां किसी भी वक्त ब्लॉकेज हो सकता है। और तीसरा, जो इस वक्त सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है, वो है बाब एल मंडेब। बाब एल मंडेब, जिसे हिस्ट्री में गेट ऑफ टीयर्स या आंसुओं का दरवाजा भी कहते हैं। यहाँ हूती रबल्स कमर्शियल जहाजों पर कंटिन्यूअसली अटैक्स कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। और इन अटैक्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड बेसिकली रो रहा है। इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए अगर आपके शहर का जो सबसे मेन हाईवे है वो सडनली ब्लॉक हो जाए। हाँ, और ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़े। राइट। और सबको उस हाईवे की जगह एक लंबे कच्चे गांव के रास्ते से आना पड़े, तो आपका टाइम और पेट्रोल कितना ज्यादा लगेगा। यही सेम चीज अभी इन कमर्शियल जहाजों के साथ हो रही है वहां।
एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। इसका मैक्रो इकोनॉमिक असर सच में बहुत मैसिव है। जहाज अब सुएज कैनाल वाले डायरेक्ट रूट की जगह पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आ रहे हैं। जिसका मतलब है टाइम ज्यादा लगना। हाँ, हर ट्रिप में करीब 10 से 14 दिन ज्यादा लग रहे हैं। और कॉस्ट की बात करें तो एक एवरेज ट्रिप पर $2 मिलियन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। वॉर रिस्क इंश्योरेंस बढ़ गया है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है। और इस कॉस्ट का असर आखिरकार कंज्यूमर पर ही आता है। हाल ही में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में जो 90 पैसे का इजाफा हुआ, वो इसी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन का नतीजा था। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल $107 पर बैरल के लेवल को भी पार कर गया था। ओह वाओ! और इस वजह से हमारी जो OMCs हैं, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उन्हें रोजाना करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। रोजाना 450 करोड़। आखिर में उन्हें वो बर्डन पंप पर पास ऑन करना ही पड़ा। और इम्पैक्ट सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं है। अमेरिका से जो हमारा LPG इंपोर्ट होता है, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। US और इंडिया के बीच का जो सुएज कैनाल वाला रास्ता है, वो जनवरी 2024 से ही ऑलमोस्ट बंद पड़ा है। तो वहां भी जहाज केप ऑफ गुड होप से घूम कर आ रहे हैं। हाँ, और क्योंकि हर जहाज को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में शिप्स की ही कमी हो गई है। इस शिप स्कैसिटी की वजह से LPG शिपमेंट्स में भारी गिरावट आई है, जिससे डोमेस्टिक गैस सप्लाई पर प्रेशर बन रहा है। तो एक बात तो साफ है, समुद्री रास्ते ब्लॉक होने से सप्लाई चेन्स रुक सकती हैं, पेट्रोल और गैस रुक सकता है। लेकिन दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसे कोई फिजिकल बॉर्डर, कोई चोक पॉइंट नहीं रोक सकता। आप वायरस और बीमारियों की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, और वो है बीमारी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी ग्लोबल हेल्थ अपडेट आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक नई एबोला इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ये सच में बहुत कंसर्निंग है। ये आउटब्रेक मेन रूप से DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फैल रहा है। और सोर्सेस के मुताबिक ये बुंडीबुगियो वेरिएंट है। अब तक DRC में इस वायरस से करीब 131 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन चिंता सिर्फ इस आंकड़े की नहीं है, बल्कि इसके स्केल और फैलने की स्पीड की है। सही कहा। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने देखा है कि एक वायरस कितनी तेजी से ग्लोबल इकोनॉमीज को घुटनों पर ला सकता है। ऐसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि दुनिया को सिर्फ आर्थिक या मिलिट्री सुरक्षा ही नहीं चाहिए। राइट, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। क्योंकि सप्लाई चेन तो ठीक हो जाएगी, पर अगर ह्यूमन कैपिटल ही सेफ नहीं है, तो उन कॉरिडोर्स का क्या फायदा? एग्जैक्टली, दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम आज की सारी बातों को एक साथ रखें तो एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक आखिरी विचार जो दोस्तों को सोचना चाहिए, दुनिया किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। मिडिल ईस्ट में या लाल सागर में कॉन्फ्लिक्ट होता है और दिल्ली के किसी पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ जाते हैं। बहुत ट्रू है ये। एक तरफ हम भारत, यूरोप और वियतनाम के साथ AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर फ्यूचर रेडी अलायंसेस बना रहे हैं। हम कल की दुनिया डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया आज भी 1950s की तरफ फिजिकल चोक पॉइंट्स और ब्लॉकेज पर लड़ रही है। हाँ, वही पुराने बॉर्डर्स, वही पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस डीप डाइव को एंड करते हुए मैं बस यही सवाल छोड़ना चाहूंगी, क्या हम मॉडर्न 21st सेंचुरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अभी भी पिछली सदी के पुराने जियोपॉलिटिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस बारे में थोड़ा खुद रिसर्च करें, पढ़ें और सोचें। बिल्कुल, नॉलेज और अवेयरनेस ही इन कॉम्प्लेक्स मुद्दों को समझने की चाबी है। और इसके साथ ही आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। याद रखें, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका फीडबैक और सजेशंस हमें और बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगली चर्चा तक अपना ध्यान रखें